बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फंक्शंस और एंड ग्राफ्स के मुतालिक है। इसकी हमें पता है कि फंक्शंस आर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन मैथमेटिक्स, यानी फंक्शंस का मैथमेटिक में बुनियादी अहमियत है, जिसमें वो इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान रिलेशनशिप बयान करते हैं कि इनमें मुताबिकत क्या है। इसमें हम समझेंगे कि डोमेन क्या चीज होती है, कोडोमेन क्या चीज होती है, रेंज क्या चीज होती है। फिर उसके बाद हम फंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे। तो फंक्शंस की यहाँ हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। 1-to-1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है और बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसमें हम जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें पता चलता है कि पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, किस एक्सिस पे ये एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन जो है वो सबसे पहले दिया था एक जर्मन मैथमेटिशियन था, लेबनीज। उसने कहा था कि फंक्शन क्या है। फंक्शन का डिपेंडेंस है एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि अगर मेरे पास कोई डायग्राम है, उसकी लेंथ, उसकी साइड की लेंथ फर्ज करें जो है अगर है, तो उसका एरिया जो है वो फर्ज कर ले ए है, तो ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। तो मतलब क्या है, जो एरिया है वो किसका फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। इसी तरीके से किसी सफेयर का वॉल्यूम है वी, वो डिपेंड करेगा किस पर, उसके रेडियस पर। यानी कि जो वॉल्यूम है वो किसका फंक्शन है, रेडियस का फंक्शन। लिहाजा उसने यहाँ फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश की है। फंक्शन इज ए रूल ऑफ कोरस्पॉन्डेंस, यानी एक कायदा है, एक कानून है मुताबिकत कायम करने का, जिसमें हम दो सेटों के दरमियान रिलेशनशिप कायम करते हैं। यानी एक ऐसे तरीके से ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कोरेस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन इन द सेकंड सेट। यानी दो सेटों के दरमियान हम फंक्शन कायम कर रहे हैं, तो पहले के एलिमेंट से दूसरा का, यानी पहले का एक एलिमेंट दूसरे के एक एलिमेंट के साथ कोरेस्पॉन्ड करेगा। यानी कि अगर सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है ए बी सी डी, तो 1 क्या कोरेस्पॉन्ड करेगा ए के साथ, 2 क्या कोरेस्पॉन्ड करेगा बी के साथ, 3 क्या कोरेस्पॉन्ड करेगा सी के साथ। तो ये जो है फंक्शन बन जाएगा। अब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू ए सेट वाई, एक्स से वाई की तरफ जो फंक्शन है वो ए रूल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो कि एक्स के एक एलिमेंट को वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है। जहां पे जो एक्स के एलिमेंट्स होंगे वो उसके डोमेन कहलाएंगे और जो वाई के एलिमेंट्स होंगे वो उसकी रेंज कहलाएंगे। जबकि कोडोमेन क्या चीज है, कोडोमेन असल में एक वाइडर सेंस में रेंज है, जबकि जो रेंज होती है वो कोडोमेन के अंदर से ले जाती है। यानी रेंज एक महदूद है, जबकि कोडोमेन उसका यूं समझ ले यूनिवर्सल सेट है। तो इसको हम कोडोमेन कह सकते हैं। अब यहाँ पे नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, अब दोबारा हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, यानी जितनी पॉसिबल, जबकि रेंज जो हमने मालूम कर ली है उन पर मुश्तमिल होगा। जबकि जो कोडोमेन होगा वो रेंज के जो मजीद आ सकते हैं उन पर मुश्तमिल होगा। यानी दोबारा समझे कि जो रेंज है, एक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने जो वाई की वैल्यूज पुट की हैं वो उसकी रेंज है। जबकि अभी जो बाकी हैं हमने पुट नहीं की,
लेकिन वो पुट की जा सकती हैं, करके रेंज मालूम की जा सकती है, वो कोड डोमेन कहलाएगी। अब यहाँ पे नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, फर्ज करें कि कोई जो है फंक्शन है एक्स पे डिपेंड कर रहा है वाई, तो ऐसी सूरत में हम y की वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे। वी कैन से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसको हम अब जानते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो कंसेप्ट दिया था, ये यूलर ने वो दिया था इसके मुतालिक, यानी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, यानी जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है। यहां पे हम जो x है वो हम दे रहे हैं, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, x की वैल्यू हम दे रहे हैं, हम आजाद हैं x की जो भी वैल्यू रख रहे हैं, लिहाजा x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो वो क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल्स कितनी किस्म के हो गए, दो किस्म के, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं इसकी मिसाल आपके सामने देता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई दो फंक्शन है, मेरे पास जो है ना ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब ये एक फर्ज करें फंक्शन है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखें जी, मैंने x रखा 1, तो y क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मैंने f रखा, x रखा 2, तो y क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मतलब है ये x तो मैं अपनी मर्जी से रख रहा हूं, लेकिन y उस हिसाब से चेंज होता जा रहा है। तो लिहाजा x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपने ख्याल करना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है। अब उसके बाद हम देखते हैं जी वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या चीज है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट इज ए मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन। यानी जब हम ग्राफ बनाते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं ये जो ग्राफ बनाना है ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी तो फिर हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई, फर्ज कर लें ये हमारे पास कोई ग्राफ बन गया, फर्ज करें ये ग्राफ हो गया, मैंने एक वर्टिकल लाइन किसी भी पॉइंट पर ड्रा की। अब ये लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये फंक्शन है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई ऐसे, फर्ज कर लें मेरे पास ग्राफ ऐसे बन गया, अब मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूं तो ये देखें एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे या दो से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर जाए तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे पास फर्ज करें ये कोई ग्राफ है, अब ग्राफ जो मेरे पास बन गया, फर्ज करें ये यूं आके यूं ग्राफ बन गया, ये बनेंगे हम बाद में देखेंगे। अब हमने कोई वर्टिकल लाइन ड्रा की, फर्ज करें वो इस तरीके से, ये इसको 3 पॉइंट्स पर, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो यानी अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट करती है तो वो तो फिर ग्राफ फंक्शन होगा। अगर ग्राफ को वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट्स पे क्रॉस करती है देन दिस विल नॉट बी फंक्शन। इस तरह के टेस्ट को हम वर्टिकल लाइन टेस्ट का नाम देते हैं। अब फंक्शन की टाइप्स हैं, ये हम पढ़ते हैं। पहले जिक्र हो चुका है कि 1 to 1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इससे ऊपर देखें, ये मिसालें दी है उसने, ये एक ग्राफ है, इसमें उसने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की है। क्योंकि वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, लिहाजा ये क्या है, फंक्शन है।
इसमें भी उसने सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट किया है, ये भी फंक्शन है। यहां देखें ग्राफ बन गया सर्कल की सूरत में। अब क्या हुआ है, जो वर्टिकल लाइन ड्रा की है उसने इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे, यहां पे और यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया है। जब वर्टिकल लाइन ग्राफ को टू और मोर देन टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, देन दिस विल नॉट बी ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से ये एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें उसने क्या किया है, ये वर्टिकल लाइन ड्रा की है आपके सामने। यहां उसने इसको एक दो तीन तीन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, ये फंक्शन नहीं है। यहां उसने दो पे इंटरसेक्ट किया है, फंक्शन नहीं। तो लिहाजा वर्टिकल लेंथ टेस्ट क्या है, हम जब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं उस ग्राफ के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जो कि चेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर वो क्रॉस कर सकता है किसी ग्राफ को मोर देन टू पॉइंट्स पे तो वो करे। अगर वो कर गया तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। अगर सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट करे, कोई पॉसिबल ऑप्शन ना हो कि मोर देन वन पॉइंट जो है वो क्रॉस करे, देन दिस विल बी अ फंक्शन। अब वन टू वन फंक्शन है जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कोई फंक्शन f है x टू y की तरफ, वन टू वन होगा इफ डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटपुट्स, यानी कि जैसे जैसे हम इनपुट की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेकिन क्या होगा, अगर हम दोनों वैल्यूज सेम रखते हैं तो फंक्शन भी सेम रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा वन टू वन फंक्शन कहलाएगा। मतलब क्या है कि हमने यहां पे रख दिया, फर्ज करें 5x1 x2 रख दिया है, तो अब इसका जो फंक्शन है वो था f ऑफ x प्लस 5x प्लस 7 है। अब x1 हमने जो वैल्यू रखी वही, x2 की वैल्यू भी वही रखी, तो दोनों का जवाब क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ऐसी सूरत में जो फंक्शन होगा वो वन टू वन फंक्शन होगा। ऑन टू जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब क्या होता है कि ए फंक्शन f ऑफ x to y is called onto या surjective function if every element in the codomain y has at least one pre-image in the domain x. In other words, for every y in y there exists an x in x such that, यानी f of x जो है वो y के इक्वल हो जाए। यहां उसने मिसाल दी है f of x is equal to 2x plus 3 है। अब उसने क्या किया है, यहां पे y is equal to 2x plus 3 लिया है ये। अब उसने क्या किया है, x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की है। प्लस 3 था, ये प्लस 3 था। दोबारा देखें जी, y ये f ऑफ x था 2x plus 3, यानी y is equal to 2x plus 3 हो गया। अब उसने x की वैल्यू अलहदा करने की कोशिश की है, प्लस 3 को उधर ले गया है तो ये माइनस 3 हो गया। अब 2 पे डिवाइड कर दिया। अब उसने x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 ओवर 2 किया। अब देखा है फंक्शन को f ऑफ x की बजाय अब वो y पे ले गया है, तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव बैक वक्त वन टू वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ए पीस वाइज फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे पास जो अगर मोर देन टू ग्राफ्स हैं एक ही फंक्शन के अंदर, जैसे ये आपके सामने ये भी है ये भी है, तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, पीस वाइज फंक्शन होगा। तो ये हमने ख्याल करना है। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें उसने कहा है कि गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, तो कहता है फाइंड करें, क्या फाइंड करें, f ऑफ -3। अब हमने क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां -3 रख देंगे। -3 तो -3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 -1, दैट विल बी 8। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। दोबारा लिखता हूं मैं, f ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1। अब उसने क्या कहा है कि आप फाइंड करें f ऑफ 0। अब हमने f ऑफ 0, तो x की जगह पे हम 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर
-1, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, -1 दैट विल बी इक्वल टू -1। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है f ऑफ x, x स्क्वायर -1 है। तो अब यहाँ क्या है, हमने मालूम करना है f ऑफ x -2। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां x -2 रख देंगे फंक्शन में। x -2 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब देखें जी, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है, और ये -1 पहले से मौजूद है। देन x स्क्वायर -4x प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू -1, ये है। तो x स्क्वायर -4x प्लस 3। अब इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट वो क्या कहता है कि f ऑफ x जो है वो है x स्क्वायर -1। तो मालूम क्या करना है आपने, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, यह हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां x स्क्वायर प्लस 3 रखेंगे, यानी f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। तो x स्क्वायर प्लस 3, इसका स्क्वायर -1 हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -1, ये x4 हो गया, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 -1, तो x4, तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी का हम करते हैं सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, मैं दोबारा लिखता हूं, यह है एक्सरसाइज 2.1। तो अब f ऑफ x है x स्क्वायर -1, नहीं, अब हमारे पास चेंज हो गया है। अब है f ऑफ x जो है वो है 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो वो क्या कहता है, पहले आप f ऑफ -3 फाइंड करें। अब दोबारा हम जहां जहां हमें x नजर आएगा वहां हम -3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास f ऑफ x जो है वो है 2x प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, दोबारा अब उसने क्या कहा है, f ऑफ 0 फाइंड करें। तो अब जहां जहां हमें x नजर आएगा वहां हम 0 पुट कर देंगे। 2 into 0 plus 3, so this will be 0 plus 3, that will be equal to under root 3। अब इसका थर्ड पार्ट देखें आप, वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, उसने ये फंक्शन दे रखा है। अब उसने क्या कहा है, आप f ऑफ x -2 ये फाइंड करें। तो x की जगह पे x -2 रख दिया, 2 इंटू एक्स -2 प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट। तो 2x -4 प्लस 3 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2x -4 में से 3 का -1, दैट विल बी आवर आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास वही है, फंक्शन तो है f ऑफ x 2x प्लस 3 और इसका है स्क्वायर रूट। उसने क्या कहा, आप फाइंड करें f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। अब हम जहां x है वहां x स्क्वायर प्लस 3 रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 3। तो अब देखें जी, आपके पास ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 3 पहले से है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 3 है, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 9, दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड f of a plus h minus f of a over h, where फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है f of x is equal to 4x plus 7। हमने क्या किया,
एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, अब एफ ऑफ ए प्लस एच करते हैं। तो इसकी जगह पे 4a प्लस एच हो गया प्लस 7, 4a प्लस 4h यानी 4 अंदर खोल दिया प्लस 7 हो गया। ये एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया। अब हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं, तो अब एक्स की जगह पे ए रख देंगे। तो 4 इंटू ए प्लस 7 दैट इज 4a प्लस 7। ये वैल्यूज हम कहाँ पुट कर देते हैं? वो जो हमारा फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है? वो है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यूज हमारे पास, ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आई है 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं 4a प्लस 7, और नीचे इस फंक्शन के नीचे h पहले से मौजूद है। ब्रैकेट खत्म करता हूं, 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस 4a माइनस 7 ओवर नीचे है h। ये माइनस 7 से प्लस 7 कैंसिल हो गए, माइनस 4a से प्लस 4a कैंसिल हो गए, तो 4h ओवर h, h से h कैंसिल हो गया। सो दिस हम आवर आंसर इज 4। ये हमारा यानी जो हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसका जवाब आया है 4। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, वो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि हमारे पास फिर भी आ जाएगा कि हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब इसको हम लिखते हैं, हमारे पास पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम साइन एक्स रख देते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है, तो अब हम पहले एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए तो साइन ऑफ ए हो जाएगा, इसको आप 1 ले लें। अब एफ ऑफ ए प्लस एच देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस एच। अब यही वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आई है साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए क्या आया है, ये साइन ऑफ ए आया है। ओवर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है एच। यहां पे एक फार्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, जो होता है वो होता है 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी ओवर 2 साइन ऑफ ए माइनस बी ओवर 2, ये फार्मूला होता है। अब यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये यहाँ लिखा है मैंने 2, तो ये आ गया 2। अब कॉस ऑफ, ये हमारा ए है, ए प्लस एच, ये ए है। अब प्लस ए, ये हमारा बी है, प्लस बी, तो ये ए ओवर 2 साइन ऑफ ए, ये ए प्लस एच ए है, माइनस बी ओवर 2, और नीचे एच पहले से मौजूद, ये इससे कैंसल हो गया। ये 2 ओवर एच, इसको अलहदा कर लेता हूं मैं, ये मेरे पास हो गया 2 ओवर एच। कॉस ऑफ, ये ए प्लस ए हो गया 2a प्लस एच ओवर 2 साइन ऑफ एच ओवर 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 ओवर एच। अब ये 2 दोनों का है, कॉस ऑफ 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2 साइन ऑफ एच ओवर 2, ये से कैंसिल हो गया। सो द आंसर इज 2 ओवर एच कॉस ऑफ ए प्लस एच ओवर 2 साइन ऑफ एच ओवर 2,
दिस विल बी आवर आंसर। थर्ड पार्ट को देखें, वो कहता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। पहले हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रख दिया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। अब एक्स की जगह पे ए प्लस एच रख रहे हैं, ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर, और ये माइनस 1 हो गया। अब इस क्यूब को खोलें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, प्लस इसका स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। कैसे, हमारे पास है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, ये एफ ऑफ ए है ओवर है एच। अब हम देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर एच। अब जो जो करते हैं, ये ए क्यूब है, ये माइनस ए क्यूब है, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये प्लस ए स्क्वायर है, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1। अब जो हमारे पास बच गए हैं वो है एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर ओवर है एच। अब हम देखते हैं यहां से एच कॉमन है, तो बाकी बच गया एच स्क्वायर प्लस 3ah प्लस ये एच स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2a प्लस एच ओवर एच। एच से एच कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया है 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस एच स्क्वायर प्लस 3ah प्लस एच, ये हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट देखें, वो कहता है फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। यहाँ पे इसको तो मैं लिख देता हूँ, पहले मैं एफ ऑफ ए फाइंड करता हूँ। तो मेरे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, तो जहां जहां x था मैंने वहां वहां a लिख दिया, तो 10 ऑफ x की जगह पे 10 ऑफ a हो गया। इसी तरीके से मैं एफ ऑफ a प्लस एच करता हूं, तो अब 10 ऑफ a प्लस एच हो जाएगा। मुझे पता है जो 10x होता है वो होता है साइन x ओवर कॉस x, लिहाजा मेरे पास जो एफ ऑफ ए हो गया वो हमारे पास वैल्यूज पुट कर दें, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसको मैंने लिख दिया 1 ओवर एच
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। मैंने जो वैल्यूज फाइंड किए 1/h तो बाहर आ गया। अब यहां देखें एफ ऑफ ए प्लस एच, tan ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए है tan ऑफ ए। मैंने अभी लिखा है tan x जो है ये tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, लिहाजा मैं लिख सकता हूं sin ऑफ a प्लस एच ओवर cos ऑफ a प्लस एच माइनस साइन ऑफ a ओवर cos ऑफ a। एलसीएम लेता हूं, 1/h तो बाहर है, ये एलसीएम आ गया cos ऑफ a प्लस एच cos ऑफ a। ऊपर देखें जी, पहले मैंने इसको इस पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को cos ऑफ a से तो cos ऑफ a, अब cos ऑफ a को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो साइन ऑफ a प्लस एच cos ऑफ a माइनस डिवाइड किया, cos ऑफ a कट गया, ये cos ऑफ a प्लस एच बच गया, cos ऑफ a को इससे मल्टीप्लाई किया, cos ऑफ a प्लस एच साइन ऑफ a। अब हमने क्या किया, 1/h तो बाहर है, ये फार्मूला मैं लिख देता हूं। मेरे पास जो फार्मूला होता है साइन ऑफ ए cos ऑफ b माइनस cos ऑफ ए साइन ऑफ b, ये होता है साइन ऑफ a माइनस b। मैंने इसकी वैल्यू यहां पुट की, ये मेरे पास हो गया साइन ऑफ a प्लस एच, ये a माइनस ये b डिवाइडेड बाई, इसको लिखा, आगे पीछे लिख सकते हैं, cos ऑफ a प्लस एच। ये आपस में कट गए तो जवाब आ गया 1/h साइन ऑफ एच ओवर cos ऑफ a प्लस एच, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1/h की बजाय साइन ऑफ एच ओवर एच cos ऑफ a प्लस एच। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द एरिया ऑफ ए स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। हमें पता है ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। फर्ज करें इसकी एक लेंथ l है, तो चारों लेंथ l के बराबर होंगी, तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड या l, तो 4l होता है, और इसका जो एरिया होता है वो होता है l मल्टीप्लाई बाई l इज इक्वल टू l स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने पेरीमीटर इस्तेमाल करके उसको हमने एरिया फाइंड करना है। तो पेरीमीटर है 4l, तो l विल बी इक्वल टू p ओवर 4। अब हमने क्या करना है, फंक्शन मालूम करना है किसका, हमने पेरीमीटर इस्तेमाल करके फंक्शन इस्तेमाल करना है। एफ एल जो है वो हमारे पास a स्क्वायर होता है। अब एफ ऑफ एल की वैल्यू है, यानी एफ ऑफ पी ओवर 4, हम पेरीमीटर की शेप में कर रहे हैं, तो ये होगा आपका पी, यानी एफ ऑफ एल जो है वो होगा पी ओवर 4 और इसका स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ओवर 16, ये हमारा आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में हमें पता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जो सी का यानी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। अब हमने क्या करना है, इसका एरिया हमें पता है, एरिया होता है πr²। अब हमने इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो एरिया की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। तो अब जो
आर स्क्वायर हो जाएगा वो ए ओवर पाई हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आर विल बी इक्वल टू ए ओवर पाई अंडर रूट। हमने इसको सर्कल की शक्ल में लिखना है, 2 पाई, और आर हमारे पास है एरिया ओवर पाई अंडर रूट। हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई को पाई और ये पाई, क्योंकि पाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस शक्ल में लिखा जा सकता है ए ओवर पाई, इसका भी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से ये पाई स्क्वायर रूट से पाई स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारा जो आंसर आया है वो 2 पाई ए अंडर रूट, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको यानी सर्कमफेरेंस को हम एरिया की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट, वो देखें, वो कहता है द सरफेस एरिया एस ऑफ ए क्यूब as a function of its volume। एक बात आपने याद रखनी है कि क्यूब और क्यूबाइड में क्या फर्क है। कोई ऐसा डब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो वो क्यूब होगा, और अगर उसकी जो हमारे पास, ये आप गौर करें, ये मेरे पास एक क्यूबाइड है, क्यूब नहीं है। क्यूब भी इसी तरह होता है, सिर्फ फर्क ये होता है क्यूबाइड की जो है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मुख्तलिफ हो सकती है, जबकि क्यूब जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं। तो ये फर्क होता है क्यूब और क्यूबाइड में। तो ये क्यूबाइड है। अब इसकी जो सरफेसेस देखें, एक सरफेस, 2, 3 और 4 और 5 और 6, इसकी जो सरफेसेस हैं वो 6 हैं। लिहाजा जो सरफेस एरिया है, यानी कि अगर होता हमारे पास स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर वो होगा, ये अगर लंबाई एल है, चौड़ाई एल है, एल मल्टीप्लाई बाई एल, एल स्क्वायर। लेकिन फिर इसकी सरफेस, तो सरफेस एरिया जिसे उसने कहा है वो एस है, तो वो चूंकि साइड्स उसकी 6 हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, ये 6 है, तो लिहाजा सरफेस एरिया होगा 6L स्क्वायर। ये बात याद रखनी है आप। और उसका वॉल्यूम जो होता है, जिसे उसने कहा है वी, वो होता है लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, लंबाई जरब, चूंकि तीनों इक्वल है, एल क्यूब। अब एल क्यूब है वी, हमें सिर्फ एल चाहिए, तो दोनों तरफ इसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो वी की पावर हो जाएगा 1/3। अब हमने क्या करना है, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। 6L स्क्वायर एक्स 6 और L क्या आया है, v की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 6 v की पावर 2/3, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। उसने ये g एक फंक्शन दिया है। अब जो डोमेन होती है ना, तो वो x के जितने भी नंबर हैं, आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज हम जो भी वैल्यू लिखें, क्योंकि जो डोमेन हो या रेंज हो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो सकता है। अब इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, जो डोमेन आई है, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। द फंक्शन तो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि
ये यूं समझ लें ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डोमेन को? डोमेन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या होगा, ओपन है, क्योंकि ओपन हमने जो है ना वो इंटरवल पढ़ा था, ओपन कोई लिमिट नहीं है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब क्या कि बेशक मैं इसकी वैल्यूज माइनस में लिख दूं, -1 -2, यानी कि मैं यूं लिख सकता हूं यहाँ 0 1 2 3 या -1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनिटी तक है, ये प्लस इन्फिनिटी तक है, लिहाजा डोमेन आ गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब मैं इसकी रेंज लिखता हूं। रेंज क्या ऐसे मालूम करते हैं, हम फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हैं, g ऑफ 0 5 - 0 5 रियल नंबर है, g ऑफ 1 5 - 1 4 रियल नंबर है। इसी तरीके से 4 3 2 1 0 1 0, उसके बाद इसी तरीके से -1 -2 -3 -4, ये चलती जाएगी। अब ये हमारा जो भी हम x की वैल्यू रखेंगे उस हिसाब से हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। वो भी आप देख रहे हैं उसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी से, तो रेंज जो है वो आई है हमारे पास, वो भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी रेंज की भी कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे हम जो है x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, अगर x की वैल्यू और यहाँ देखें तो 0 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे, तो ये पहले जो है ना ये कैसे चलेगी, 1 2 3 4, तो ये चलेगी 5 - 0 5 5 - 1 4 5 - 2 3 5 - 3 2 5 - 4 1 5 - 5 0, फिर -1 -2 -3 माइनस की तरफ चलेगी। इसी तरीके से हम -1 रख देते हैं, -1 तो 6 -2 7 -3 8, तो इसका मतलब है ये, तो इसकी जो रेंज है वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगी। इसका सेकंड पार्ट देखें, इसमें वो कहता है ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स x+2, ये है रेडिकल। रेडिकल में अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ गई तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, जबकि हमें पता है चाहे डोमेन हो या रेंज वो रियल में होती है। तो फिर हम क्या करें भी, तो इसके लिए हमें हर हाल में रियल में ही रहना है। तो फिर इसका हल ये है कि हमारे पास x+2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस और इक्वल टू 0, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, x मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू -2। इसका मतलब है ये हमारी क्या है, ये हमारी लिमिट है, कंस्ट्रेंट है, इससे हम छोटे की तरफ नहीं जा सकते, इससे बड़े की तरफ नहीं जा, बड़े की तरफ। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगी वो ये हमारी है, यानी यहां तक -2 हमारी लिमिट है, इधर क्लोज कर दिया है, इससे आगे नहीं जा सकते। जबकि पॉजिटिव ये इधर जो है ना ओपन है, इससे आगे जा सकते हैं, -1 के बाद 0 1 2 3, ये इधर ओपन है। तो हमने पढ़ा था जो इंटरवल होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है ओपन इंटरवल जिसको हम इस तरह जाहिर करते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल जिसको हम इस तरह जाहिर करते हैं, एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज ये इस तरह जाहिर करते हैं, और एक होता है क्लोज ओपन इंटरवल, इधर से क्लोज इधर से ओपन। तो ये चार तरह के इंटरवल होते हैं। तो इसमें हम अब यहां पे आप देखें ये डोमेन आ गई है। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में क्या है, अब चूंकि हमने यहां वैल्यू पुट करनी है, जी ऑफ -2 रखते हैं, तो -2 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट, दैट विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद जी ऑफ ये -1 रखते हैं, तो ये -1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसी तरीके से जी ऑफ 0 दैट विल 0 + 2 दैट विल बी इक्वल टू √। तो इसका मतलब है 0 एंड ऑनवर्ड्स, तो इसका मतलब है 0 और उससे बड़े हो सकते हैं हमारे, लेकिन 0 से छोटे नहीं हो सकते। तो हमारी जो रेंज आ जाएगी ऑफ जी ऑफ एक्स वो क्या होगी,
वो हमारे पास होगी, यानी ये इधर क्लोज हो गया है 0 और इस तरफ पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं, तो पॉजिटिव इंफिनिटी, तो ये हमारा जवाब होगा। इसको देखें, इसका थर्ड पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7, जबकि उसने कंस्ट्रेंट दे दी है, लिमिट दे दी है कि x इज लेस देन इक्वल टू -2। यहाँ पे इसके लिए यानी 6x प्लस 7, इसको फर्स्ट के लिए फॉर फर्स्ट डोमेन क्या होगी, वो है x इज लेस देन -2, यानी x की वैल्यू जो है वो लेस देन -2 है, -2 से छोटे, क्या है, -2 से छोटे हमारे शामिल हैं, जबकि -2 से बड़े शामिल नहीं हैं। तो कहाँ हमारी जो लिमिट है -2 से छोटे, -1, -3, -4, -5, -6, तो इधर से हो गया -इन्फिनिटी, जबकि इधर उसने एक लिमिट दे दी है कि -2 तक, तो ये हो गया -2, ये हमारी लिमिट है, इधर से ओपन है, यहाँ क्लोज कर दिया उसने कि -2 जो है वो और उससे छोटे की तरफ, इस तरफ जो है ना, वो उसकी लिमिट होगी। फॉर 4 - 3x, इसके लिए उसने क्या किया है, x इज ग्रेटर देन -2, इसके लिए डोमेन हम देखते हैं, तो अब क्या होगा, -2 से बड़े, यानी अब यहां क्या है हमारे पास, -2 से बड़े, यानी हमारी यहां पे जो लिमिट आ गई है वो -2 आ गई है, जबकि इधर जो लिमिट आ गई है -1, 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव की तरफ सारे मौजूद हैं, लिहाजा डोमेन ऑफ जी जो हो गई वो हो गई, दोनों को मिला दे, यानी कि कैसे, -इन्फिनिटी टू -2 इसका, और ये -2 टू इन्फिनिटी इसका यूनियन, दोनों को जब मिलाएंगे तो आंसर विल बी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो आ गया इसका डोमेन। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की, हम रेंज फाइंड करते हैं, तो रेंज कैसे फाइंड होगी इसको हम देखते हैं। फॉर रेंज, अब 6x प्लस 7, अब इसको देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, -2 से छोटे, यानी -1 है, 0 है, -2 से छोटे -3 है, -3 और -2 भी शामिल है, -2, -3, -4, -5, ये सारे हैं, चेक करते हैं। 6 इंटू -2 प्लस 7, तो -12 प्लस 7 इज इक्वल टू -5। अब -3 को देखते हैं, 6 इंटू -3 प्लस 7, तो ये हो गया -18 प्लस 7, तो ये हमारे पास हो गया, ये आपके सामने -18 में से 7 गए, -11, और उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पे लिमिट है वो है क्या, -5 और उससे छोटे आ रहे हैं, -5 और उससे छोटे आ रहे हैं, -5, -11, तो ये -इन्फिनिटी, यानी -5 हमारी लिमिट आ गई है, इससे यानी यूं समझ ले -इन्फिनिटी से ये -5 तक हमारी जो है वो लिमिट है, ये लिमिट है, इधर से -5, ये हद लग गई है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास इधर से क्या है, फॉर ये 4 - 3x के लिए, इसके लिए उसने क्या कहा है, x इज ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -1, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको चेक करते हैं, 4 -3 इंटू -1, तो यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, -2 से बड़े हैं तो -1 है, 0 है, तो क्या हो गया 4, ये आपके पास हो गया। अब हम रेंज के लिए चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारी रेंज है g ऑफ x के लिए, चूंकि पहला जो हमारा है फॉर
6x प्लस 7 के लिए, तो x इज लेस देन इक्वल टू लेस आर इक्वल टू -2, यानी कि -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। इसकी वैल्यूज हम यहाँ चेक करते हैं। 6 इंटू -2 प्लस 7, तो दैट विल बी -12 प्लस 7, दैट विल बी -5। उसके बाद हम इसको 1 पुट करते हैं, 6 इंटू -1 प्लस 7, तो -6 प्लस 7, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसी तरीके से मैंने इसको 0 पुट किया, प्लस 7, दैट विल बी इक्वल टू 7। फिर मैंने इसको, तो इसका मतलब है मेरी यहाँ पे जो लिमिट है -5 लिमिट है, और -5 से उसके बाद जो बड़े हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। तो लिहाजा यहाँ पे क्या हो गया, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, ये इस तरफ जा रहा हूँ मैं, यानी यहाँ पे ये -5 और उसके बाद इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ मैं, ये मेरी लिमिट है, जबकि यहाँ पे इस तरफ से कोई लिमिट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी दूसरे हिस्से की रेंज देखना चाहता हूँ। तो दूसरे हिस्से की रेंज क्या है, वो है 4 - 3x, जबकि x इज लेस देन इक्वल टू -2। अब इसका मतलब क्या है, ये x हमारा -2 है, -1 है, और उसके बाद जो है हमारे पास ये अब हम इसकी रेंज फाइंड करना चाहते हैं। अब यहां देखें, फॉर 6x प्लस 7, जबकि x इज लेस देन इक्वल टू -2, यानी -2, -3, -4, -5, -6, ये सारे हमारे हैं। तो अब इसके लिए -2 रखा प्लस 7, -12 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू -5। उसके बाद 6 इंटू -3 रखा प्लस 7, दैट इज इक्वल टू -8 प्लस 7, दैट विल बी इक्वल टू -11। इसी तरह 6 इंटू -4 प्लस 7, तो ये -24 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू -7। इसका मतलब है हमारा जवाब जो आ रहा है वो -5 और उससे लेस देन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमारा जवाब क्या हो गया, हमारी जो लिमिट क्या होगी, हम चल रहे हैं ये -इन्फिनिटी से, ये हमारा जो जवाब है वो -5 की तरफ, यानी हमारी जो हमारा वो यहां से ये लिमिट है हमारी, और इधर से ओपन है, ये -इन्फिनिटी से -5 हमारा जवाब आ गया। अब फॉर ये 4 - 3x, जबकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी यहाँ क्या है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इसको देखते हैं, 4 - 3 इंटू -2, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। उसके बाद आगे चलते हैं जी, 4 - 3 इंटू -1, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। उसके बाद 4 - 3 इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू 4। फिर 4 - 3 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या चाह रहे हैं, 10 और उससे लेस। जब 10 और उससे लेस जा रहे हैं, तो अब हमारे पास इधर से तो है -इन्फिनिटी की तरफ, इधर से है 10, ये हमारी लिमिट आ गई। तो जो हमारे पास रेंज है ऑफ g ऑफ x की, वो क्या है, वो है इन दोनों का यूनियन, यानी -इन्फिनिटी से -5 की तरफ ये, और यूनियन है इधर से हमारे पास -इन्फिनिटी से 10 की तरफ। अब जब मैंने इन्फिनिटी से 10 की तरफ है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास एक लिमिट है, यानी इधर मैक्सिमम हम 10 तक जा सकते हैं, इधर -इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास जो इसकी रेंज आ गई वो आ गई -इन्फिनिटी से 10 तक। तो डोमेन हमारा है वो पहले हम मालूम कर चुके थे, और रेंज ये है। इसकी डोमेन देखें, ये हमारे पास है x - 5। x की तो आप कोई भी वैल्यू रख दें,
चूंकि ये 0, 1, 2, 3 ये इसी तरीके से -1, -2, -3 ये एक्स की वैल्यू को भी रखी जा सकती है। लिहाजा डोमेन ऑफ जी जो हो गया वो आ गया ये -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई लिमिट नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी यानी जी ऑफ एक्स की। तो जी ऑफ एक्स तो वो वैल्यू हम ले सकते हैं जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है? ये 5 अगर रखें तो फिर क्या होगा? 5 - 5 = 0। इसका मतलब है उसके बाद हम क्या करें, हम इसकी वैल्यू दूसरी जो है ना वो रखते हैं, जी ऑफ फर्ज करें 6 रखते हैं, तब इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी 6 - 5 = 1। इसका मतलब ये हुआ 1, 2, 3, 4 ये सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो रेंज इसकी हो गई ऑफ जी ऑफ एक्स वो हो गई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये रेंज है और वो डोमेन है। इसमें देखें वो कहता है जी ऑफ एक्स जो है वो x + 2/3 - x, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो है हम जानते हैं वो p/q की शक्ल में होता है, जबकि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। लिहाजा 3 - x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सो 3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू x, यानी x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3। 3 नहीं होना चाहिए इसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है, x हमारी क्या है? डोमेन है। तो डोमेन जो है वो ऑफ जी ऑफ x वो सारे के सारे हमारे जो रियल नंबर्स हैं शामिल हो सकते हैं, सिर्फ इसमें 3 शामिल नहीं होना चाहिए। ये हमारी डोमेन होगी। अब हम बात करते हैं रेंज के लिए। तो मेरे पास है ये, फर्ज करें मैंने जी ऑफ एक्स जो है इसे मैंने y ले लिया। अब ये क्या हो गया? y = x + 2/3 - x। इसे मैं x के लिए सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास क्या हो गया? y × 3 - x = x + 2। 3y - xy x + 2। अब मैं क्या करता हूँ? 2 को इधर ले जाता हूँ, x को उधर ले जाता हूँ। xy - 2 ये 3y - 2, क्योंकि मैं y को अलहदा करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास ये यहां से ये xy + x हो गया। 3y - 2 यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, y + 1। दोनों तरफ y + 1 पे डिवाइड कर दिया, y + 1। ये कैंसल हो गया। x = 3y - 2/y + 1। अब फिर उसी तरह p/q की शक्ल में आ गया है, जबकि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है y + 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, सो y मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। इसका मतलब है जो इसकी रेंज है ऑफ जी ऑफ x वो सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये वाला -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर -1 हो गया तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो ये हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। उसने f(x) की वैल्यू दी है x³ - ax² + bx + 1। वो कहता है f(2) जो है वो -2 के इक्वल, -3 के इक्वल है। f(-1) वो 0 के इक्वल है। अब हम f(2) को देखते हैं। जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रख देंगे। 2³ ये x की जगह है, -a 2 का स्क्वायर + b × 2 + 1। उसने खुद कहा है जो f(2) है वो -3 के इक्वल है। ये -3 आ गया। ये 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4a + 2b + 1। ये a ये -3 = 9 - 4a + 2b हो गया। इनको इधर लेके जाए, -4a इधर आके 4a हो गया, +2b इधर आके -2b हो गया। ये 9
ये -3 है, उधर जाके +3 हो गया। 4a - 2b = 12। ये इधर भी 2 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 2 पे, इधर भी 2 पे, तो ये कैंसिल हो गया। 2 2 are 4, 2 6 are 12। तो 2a - b = 6 से दिस इज इक्वेशन 1। अब उसने कहा है इफ f ऑफ -1 = 0। अब हम x की जगह पे -1 रखेंगे, तो f ऑफ -1 = -1 का क्यूब -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी। तो f ऑफ -1 है 0, -1 का क्यूब -1 मल्टीप्लाई -1 तो -1, -a इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -b प्लस 1, ये कैंसल हो गया। ये 0 = -a - b, इसको सेकंड ले लें। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, मेरे पास एक इक्वेशन आई है 2a - b = 6 और इसके नीचे इक्वेशन है -a - b = 0। ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसल हो गया। 3a = 6 हो गया। दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दे, इधर भी 3 पे, कैंसल हो गया। 3 2 are 6, a = 2। अब इस a की वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें, ये a = 2 आया है, जबकि इक्वेशन हमारे पास 2-3 है। ये जैसे -a - b = 0 है, -2 -b = 0 क्योंकि a की जगह पे हमने 2 रख दिया, देन -b = 2, देन b = -2। तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, a = 2, b = -2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। द हाइट h आफ्टर x seconds is approximately h of x = 40 - 10x कर, यानी जो उसने हमें फंक्शन दिया है उसके मुताबिक h of x = 40 - 10x स्क्वायर है। ये फंक्शन है। उसने कहा है पहले जो हमारा है ए पार्ट, वो कहता है कि अगर x हो 1 सेकेंड तो आप जो है उसकी हाइट फाइंड करें। तो यहां पे 1 सेकेंड रखा हमने, 40 - 10 इंटू 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जो है ना, आप देखें जी, हमने मालूम करनी है हाइट। तो 40 मल्टीप्लाई बाय -10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 40 - 10 = 30 मीटर हाइट होगी। अब इसी का आप बी पार्ट देखें, वो कहता है अब जो उसका टाइम हो गया है वो 1.5 सेकेंड। जब 1.5 सेकेंड गुजर जाएंगे तो अब हाइट बाकी कितनी रह जाएगी। तो हमारे पास जो हाइट है h of x = 40 - 10x स्क्वायर। अब हम x को 1.5 रख रहे हैं, तो 40 - 10 इंटू 1.5 इसका स्क्वायर, 40 - 10 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो 2.25 आ जाएगा। 40 - 10 इंटू 2.25, तो दैट विल बी 40 - 10 को 2.25 से, दैट्स विल बी 22.5। अब 40 में से 22.5 आप कैलकुलेटर से जब निकालेंगे तो दैट विल बी 17.5 मीटर। तो दिस विल बी योर न्यू हाइट। नाउ थर्ड पार्ट है, वो कहता है सी, आप देखें अब x जो है वो 1.7 सेकेंड है, तो h 1.7 रख दिया x की जगह पे,
40 माइनस 10 इंटू 1.7 और इसका स्क्वायर है, देन दिस विल बी 40 माइनस 10 इंटू ये 1.7 होता है, इसका स्क्वायर 2.89 होता है, दैट इज 40 माइनस ये 28.9। अब 40 में से 28.9 निकालेंगे तो 11.1 मीटर होगा। तो दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखें, वो कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, जो हाइट है वो है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। वो कब ग्राउंड को जब वो स्ट्राइक करेगा स्टोन, तो इसका मतलब है उसकी हाइट जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब इस 40 को उधर लेके जाए, माइनस 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40, ये माइनस से माइनस कट गया, 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। दोनों तरफ आप 10 पे डिवाइड कर दें, कैंसिल हो गया, 10 4 जार 40, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2। तो x क्या है, टाइम है, तो x यानी 2 सेकेंड्स के बाद जो है वो जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो जमीन को टकरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कंसीडर द फंक्शन, जो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। वो कहता है आप डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन फॉर डोमेन। x की ऑल जो वैल्यूज होती हैं वो डोमेन को जाहिर करती हैं, यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, जो भी रखेंगे तो आंसर हमारा रियल नंबर आएगा, यानी x जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। मैं चेक करके दिखाता हूँ, f ऑफ 0 3 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आ गया जी -5। इसी तरीके से आप f ऑफ 1 कर लें तो 3 इंटू 1 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू -2। f ऑफ 2 कर लें तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू x की रखें, चाहे माइनस रख दें, -1, 3 इंटू -1 -5 दैट विल बी इक्वल टू -8। तो आप कोई x की वैल्यू जो भी रख लें, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू रखें चाहे वो नेगेटिव वैल्यू रखें, तो डोमेन उसकी आती जाएगी रियल नंबर। लिहाजा जो हमारे पास इसकी डोमेन ऑफ f ऑफ x है वो चूंकि माइनस के तमाम जो है रियल नंबर है और पॉजिटिव वाले भी, लिहाजा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होगी। अब हम बात करते हैं रेंज की। अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है उसके ये फंक्शन, ये देखें जी, ये रियल नंबर है, ये जो हमारे पास f ऑफ x है, ये देखें, ये रियल नंबर है f ऑफ x, ये f ऑफ x रियल नंबर f ऑफ x, यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी y की वैल्यू जो है, क्योंकि y की वैल्यू और रेंज को जाहिर करती है, रेंज ऑफ f ऑफ x वो भी यही होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो रेंज भी यही है और डोमेन भी यही है। अब इसका हम देखते हैं जी सेकेंड पार्ट, is the function f 1 to 1, justify your answer। उसने पहले क्या कहा है, इज द फंक्शन f 1 to 1, तो हमारा जो इसका जवाब है यस, द फंक्शन इज 1 to 1। क्योंकि जैसे उसने पहले जो सवाल किया हमने उसका जवाब देना है। अगर वो सिर्फ ये कहता है यस और नो में इज द फंक्शन 1 to 1,
हम लिख देते यस द फंक्शन इज 1 to 1, लेकिन वो कहता है जस्टिफाई योर आंसर। हमने इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो कैसे जस्टिफाई करना है? क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास फंक्शन होता है वो एफ ऑफ x1 जो होना चाहिए वो एफ ऑफ x2, ये हमने सपोज कर लिया। अगर ऐसा है फंक्शन 1 to 1 के लिए f1 और x1 और x2, यानी फंक्शन 1 to 1 के लिए x1 और x2 बराबर होने चाहिए। हमने सपोज कर दिया कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है। इसका मतलब है f ऑफ x1 जो है वो होगा 3x1 - 5 और f ऑफ x2 जो होगा वो होगा 3x2 - 5। हमने यहां पुट कर दिया 3x1 - 5 इज इक्वल टू 3x2 - 5। ये -5 को इधर लेके गए, 3x1 - 5 है, ये -5 को उधर लेके जा रहे हैं, 3x2 - 5, ये -5 इधर आके +5, ये कैंसिल हो गया। 3x1 इज इक्वल टू 3x2, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। x1 इज इक्वल टू x2, हेंस प्रूव्ड कि हमारा प्रूव हो गया है कि ये जो फंक्शन है वो 1 to 1 फंक्शन है। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट वो क्या कहता है? वो कहता है इज द फंक्शन f ऑन टू if the codomain is all real numbers। एक्सप्लेन। अब यहां पे भी पहले उसने कहा इज द फंक्शन ऑन टू, तो चूंकि हमने इसी का जवाब देना है यस द फंक्शन इज ऑन टू, पहले पोर्शन का हमारा जवाब हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। हमें पता है कि जो हमारे पास फंक्शन अगर ऑन टू होता है एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल होता है। हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स जो है वो है 3x - 5। हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x - 5। हम इधर ले गए इसको, देन ये -5 उधर जाके y + 5 इज इक्वल टू 3x। अब दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दिया, ये 3 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू y + 5/3 आ गया। हमारे पास क्या था? f ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 5 था। हमने इस x की जगह पे इसकी जो नई वैल्यू आई है ये पुट कर दें, y + 5/3, 3 इंटू वाई + 5/3 -5 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। y + 5 - 5 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू y, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया है। तो हेंस प्रूव्ड दैट फंक्शन इज ऑन टू। इसमें देखें ये फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 3/x + 1। अब यहाँ पे इसकी जो डोमेन है यानी फंक्शन कब जो है वो हर हाल में जो भी x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, सारी वैल्यूज हैं, यानी जो r है, लेकिन एक शर्त है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। मतलब क्या है? x + 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, x + 1 मस्ट, तो फिर क्या होना चाहिए? तो x इज नॉट इक्वल टू -1। तो डोमेन क्या होगी?
वो होगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगी वो सारी की सारी आर की वैल्यूज होंगी सिवाय -1, यानी -1 जो है वो नहीं आ सकता, बाकी सारी की सारी डोमेन में शामिल होंगी। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की, फॉर रेंज। उसके लिए हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी y x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y ऑफ x प्लस y 2x माइनस 3 हो गया। अब हमने क्या किया, ये -3 को इधर ले गए, y को उधर ले गए, y माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस वाई एक्स हो गया। अब y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये x कॉमन ले लिया, 2 माइनस वाई, दोनों तरफ 2 माइनस वाई पे डिवाइड कर दिया, y माइनस 3 ओवर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू x। अब ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब रेंज के लिए, यानी जो इसकी वैल्यू है ये 2 माइनस वाई मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये इसका मतलब है माइनस वाई उधर लेके गए, 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू वाई, यानी y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2। इसका मतलब है रेंज क्या होगी कि बाकी जो है ना वो सारी की सारी वैल्यूज जो है रियल नंबर्स की हो सकती हैं, सिर्फ क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। 2 के अलावा तमाम वैल्यूज रेंज की हो सकती। सेकेंड पॉइंट कहता है वेदर द फंक्शन इज ऑन टू, कि वो फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन अभी हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 2। अब फंक्शन अगर ऑन टू हो, इफ फंक्शन इज ऑन टू देन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाई। चेक करते हैं जी, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इंटू एक्स माइनस 1 2x माइनस 3 हो गया। हमने इसको सॉल्व किया, y x माइनस वाई 2x माइनस 3, ये अब हमने क्या किया, ये हमारे पास था +1, सॉरी, यहां +1 हो गया, ये y हो गया, ये y, ये -3 है, इधर आके +3 हो गया, ये 2x माइनस वाई एक्स हो गया, y प्लस 3, ये x कॉमन ले लिया, 2 माइनस वाई, दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने, यानी हमारे पास था 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, हमने सारी जगह पे x की वैल्यूज पुट करते हैं, यानी एफ ऑफ y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये x है आपके पास y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई, -3, नीचे भी ये 2 y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई प्लस 1। हमने ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम 2 माइनस वाई, ये पहले से मौजूद है, 2 इंटू वाई प्लस 3, 2 माइनस वाई को 2 माइनस वाई पे डिवाइड किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, यही जवाब है, माइनस इसका जिसका कोई नहीं होता 1 होता है, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई हो गया। नीचे वाले का भी एलसीएम लिया, तो नीचे वाले का एलसीएम आ गया 2 माइनस वाई। अब 2 माइनस वाई को 2 माइनस वाई पे डिवाइड किया, वाई प्लस 3,
प्लस 1, ये 1 है, ये 2 माइनस वाई हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप देखें इनको खोल दें, 2y प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3y ओवर, ये y से कैंसिल हो गया 5, ये -6 से +6 कैंसिल हो गया, तो 2y प्लस 3y 5y ओवर 5, y से y कट गया। तो आपने देखा कि जो हमारा f ऑफ x आया है वो y के इक्वल आया है, हैंस प्रूव्ड फंक्शन इज ऑन टू। ये जी हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन ऑन टू है। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। वो कहता है प्रूव दैट फंक्शन इज 1 to 1, f ऑफ x इज 1 to 1। तो फंक्शन 1 to 1 कब होता है? जब x1 और x2 आपस में इक्वल होंगे। हमने कहा सपोज f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल है। अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास f ऑफ x1 बन गया वो बन गया 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1 हो गया, और f ऑफ x2 जो हो गया 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। क्योंकि हम लिख चुके हैं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 आपस में इक्वल है, इसका मतलब है ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है। 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1, 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ये हो गया 2x1 माइनस 3 x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 x1 प्लस 1। अब इसको हल कर रहे हैं, ये 2s से 2x1 x2, 2x1 1 से प्लस 2x1 माइनस 3x1 माइनस 3 हो गया, ये 2x1 x2 ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इससे प्लस 2x2 माइनस 3x1 माइनस 3। अब ये माइनस 3 है, उधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ये 2x1 x2 है, ये 2x1 x2 है, इसको इधर ले आए, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बच गया हमारे पास? 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3x1। अब हमने क्या किया, ये x1 इकट्ठा कर लिया और x2, 2x1 प्लस 3x1 इज इक्वल टू 2x2, ये माइनस 3x2 उधर जाके प्लस 3x2 हो गया, तो 5x1 इज इक्वल टू 5x2 हो गया। दोनों तरफ हमने 5x1 इज इक्वल टू 5x2 5 पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड दैट f of x is 1 to 1 function। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखें, कंसीडर द फंक्शन f belongs to r plus to r defined by function f of x is equal to e raised power minus x। हमारे पास जो फंक्शन है f of x is equal to e raised power minus x, वो कहता है आपने प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए क्या होता है? बाइजेक्टिव जो होता है वो जो है वो हमारे पास ऑन टू 1 to 1 भी होता है एंड ऑन टू भी होता है। अब हम देखते हैं क्या ये 1 to 1 है फॉर
1 to 1। 1 to 1 के लिए x1 और x2 को आपस में इक्वल होना चाहिए। तो सपोज f of x1 इज इक्वल टू f of x2 हो जाएगा। अब f of x जो है वो हमारे पास e रेज़ पावर माइनस x है, तो f of x1 जो होगा वो e रेज़ पावर माइनस x1 होगा और f of x2 जो होगा वो e रेज़ पावर माइनस x2 होगा। अब इसका मतलब है e रेज़ पावर माइनस x1 विल बी इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस x2। अब अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स सेम समझी जाती हैं, लिहाजा माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, तो ये माइनस से माइनस कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2, विच प्रूव्स दैट फंक्शन इज 1 to 1। जिसे हम जो है 1 to 1 को क्या कहते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये पहला हो गया। अब दूसरा हमारा पोर्शन है, उसमें देखते हैं फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो वाई है वो ई रेज पावर माइनस एक्स है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई विल बी नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स। अब ये जो है ये पावर जो है आप जानते हैं लॉ के कानून के मुताबिक शुरू में आ जाती है, नेचुरल लॉग ऑफ ई हो गया। हमें पता है कि जो नेचुरल लॉग ई होता है वो 1 के इक्वल होता है, लिहाजा नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 1, नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स हो गया। ये माइनस उधर चला गया, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई हो गया। ये वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया था हमने। अब वाई जो है, वाई हमारे पास क्या था, वो था ई रेज पावर माइनस एक्स। अब हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू ये ई रेज पावर यानी कि एफ ऑफ एक्स ले लें इसको, ई रेज पावर माइनस ये पहले से मौजूद है और ये माइनस जो x की वैल्यू है वो नेचुरल लॉग ऑफ y है, लिहाजा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये नेचुरल लॉग ऑफ y। और ये आपने याद रखना है कि ई रेज पावर जो नेचुरल लॉग होता है उसके बाद वो 6 हो तो 6 होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो वो x होगा, ई रेज पावर नेचुरल लॉग ऑफ जो है वो z हो तो z होगा, लिहाजा ये y के बराबर होगा, यानी जो f ऑफ x है वो y के बराबर प्रूव हो गया, विच प्रूव्स दैट फंक्शन इज सर्जेक्टिव और ऑन टू। तो चूंकि ये 1 to 1 भी है प्लस ऑन टू भी है जो कि बाइजेक्टिव कहलाता है, तो लिहाजा ऑन टू भी है 1 to भी है, तो दोनों ने साबित कर दिया ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, वो कहता है
कि ये हमारे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। हमने चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, यानी दोनों है। तो पहले हम इसको इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं। इंजेक्टिव आप जानते हैं ये 1 to 1 होता है। अब 1 to 1 के लिए शर्त होती है कि x1 जो है वो x2 के इक्वल होता है। लिहाजा मैंने कहा सपोज g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2। तो अब g ऑफ x1 क्या बन रहा है? x1 क्यूब माइनस 3x1 और g x2 क्या बन रहा है? x2 क्यूब माइनस 3x2। दोनों को इक्वल लिख दिया, लिहाजा मेरे पास बन गया 3x1 का क्यूब, ये x1 का क्यूब माइनस 3x1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3x2। मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस 3x1 है, इधर जाके 3x1 माइनस 3x2। मुझे पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर होता है। लिहाजा मैंने ये फार्मूला यहां अप्लाई किया। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्केयर इज इक्वल टू 3 कॉमन x1 माइनस x2। अब मैंने दोनों तरफ x1 माइनस x2 डिवाइड कर दिया, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया। x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्केयर इज इक्वल टू 3 आ गया, which proves that x1 is not equal to x2. So the function is not इंजेक्टिव, जिसे हमने 1 to 1 कहा था, नॉट 1 to 1। 1 to 1 नहीं है, ये प्रूव कर दिया हमने। अब हम सब्जेक्टिव के लिए चेक करते हैं। फॉर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए क्या था, हमारे पास ये जब क्यूबिक इक्वेशन हो, क्योंकि जी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमने इफ x इज इक्वल टू 0 रखा, तो जी ऑफ 0 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी जब x 0 है तो y भी 0 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 रखा हमने, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। अब मतलब क्या है, इसी तरीके से मैं जी ऑफ माइनस 1 रखता हूं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2। हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास यानी x जो है वो रियल नंबर आ रहा है, डोमेन जो है वो मुकम्मल यानी रियल नंबर आ रहा है, रियल नंबर का सेट आ रहा है। इसी तरीके से अब रेंज की बात करते हैं। हमारे रेंज भी तो ये सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो रेंज क्या हो रही है, वो भी हमारा रियल नंबर्स का सेट आ रहा है, यानी वो सेट, वो फंक्शन जिसकी डोमेन भी रियल नंबर्स पर मुश्तमिल हो और रेंज भी रियल नंबर्स पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हेंस प्रूव्ड दैट फंक्शन इज सर्जेक्टिव।